हाजिर हूँ नए लाइव स्ट्रीम के साथ। दोस्तों, सबसे पहले आपका सभी का स्वागत है देवभूमि न्यूज चैनल पर। और आज एक लाइव स्ट्रीम के साथ फिर से हाजिर हूँ। देखिए दर्शकों, क्या होता है कि राजनीति में कुछ लोग अपने सेवा कार्य और जमीनी जुड़ाव के कारण लोगों के दिल में विशेष जगह बना लेते हैं, या कहूँ कि लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और ऐसा ही एक नाम है राजेंद्र राणा। तो देरी न करते हुए मैं स्वागत करता हूँ राजेंद्र राणा जी की, जो कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र, हमीरपुर जो है हमीरपुर जिले के सुजानपुर जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, वहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं, के मोहताज नहीं है। सबसे पहले राणा जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। राणा जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपका राजनीति का रुझान कैसे हुआ? देखिए, जीवन की जो गाड़ी है, इस गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है, और परमपिता परमेश्वर गाड़ी के जीवन की गाड़ी के स्टीयरिंग को कहाँ ले जाए, ये उन पे निर्भर करता है। मैंने 2000 सन में क्योंकि काम शुरू किया, जन्म मेरा पटलांदर में है, स्कूलिंग मेरी पटलांदर में हुई। इस जमीन की खुशबू जो है वो हमारे रोम रोम में बसी है। और मैं चंडीगढ़ में कारोबार करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए निकला। उसके बाद दिल ने कहा कि जहाँ जन्म हुआ, जहाँ अपने हैं, उनकी सेवा भी करनी चाहिए। हम तो सेवा के लिए है। हमने एक एनजीओ बनाई, सर्व कल्याणकारी संस्था, और किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब को दरकिनार करते हुए इलाके के लोगों की, प्रदेश के लोगों की, मजलूम बेसहारा लोगों की सेवा में जुटे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। अंततः पार्टियों में कई तरह की, पार्टी के नेताओं की भी पार्टियों की मजबूरियां होती है। 2012 में सुजानपुर की जनता ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, और पूर्व सैनिकों ने पटलांदर के एक पूर्व सैनिक सम्मान समारोह में मुझसे वायदा लिया, मंच पर से घोषणा करवाई कि आप चुनाव लड़ेंगे, और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। और हिमाचल प्रदेश के आज तक जितने भी इंडिपेंडेंट लोग चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, उनमें सुजानपुर की जनता ने सबसे ज्यादा आशीर्वाद देके लगभग 15,000 के करीब करीब वोटों से मुझे जिताया। इसके लिए मैं सुजानपुर की जनता का जीवन कर्जदार हूं। सम्मान दिया, प्यार दिया, और लगातार देते रहे। और जनता ही राजनीति में लेके आती है और जनता ही भाग कर देती है। चलिए, तो इस तरह से आपका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ जी। अच्छा राजेंद्र जी, राणा जी, मैं आपसे अब अगले सवाल पर जा रहा हूँ कि हमारे जितने ये अपने राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं, उनका कहना है कि आपके ऊपर तत्कालीन मुख्यमंत्रियों का हमेशा विशेष आशीर्वाद रहा, लेकिन इस बार अलग शायद नहीं हुआ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा राजनीतिक जीवन जो है 2003 से शुरू हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी में मैंने संगठन का काम किया, और जो पार्टी में जिम्मेदारी अभी उनको निभाया। और मैं पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी, और उसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री थे 2003 में, उस समय मैं उनके साथ रहा, डटकर सेवा करी। और धूमल जी की फादरली फिगर, जैसे उसको कहते हैं, इतना रिगार्ड हमने किया, और उन्होंने भी बच्चों की तरह रिगार्ड किया। में जब इंडिपेंडेंट चुनाव जीते तो मुझे प्रदेश की अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों के काम करने थे, सेवा करनी थी। जो सरकार होती है, इंडिपेंडेंट के साथ चलते हैं, तो राजा वीर भद्र जी के साथ जुड़े, और उन्होंने भी मुझे बच्चों की तरह प्यार। उसके बाद जयराम जी आ गए 2017 में, फिर एमएलए बना। तो जयराम जी ने भी भाइयों की तरह हमें प्यार दिया, और जो काम बोले। अगला प्रश्न आपसे आया कि इस बार आपकी मुख्यमंत्री के साथ जमीन। देखिए, मैं ओपनली बोलता हूँ, पब्लिकली बोलता हूँ, कैमरे के सामने बोलता हूँ कि हिंदुस्तान के आज तक के जितने भी मुख्यमंत्री हुए और जिनकी मैंने इतिहास पढ़ा है,
माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मेरी उनके कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। वो एक नंबर के झूठे आदमी हैं, सरे हम झूठ बोलते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। चुनावों से पहले इन्होंने मेरे साथ क्या क्या कमिटमेंट्स करी, क्या क्या मेरे साथ वायदे करके गए, क्या क्या कस्में खा के गए। और मुख्यमंत्री बनना था तो दिल्ली में मेरे गोडे दबाते रहे, और जैसे मुख्यमंत्री बने तो इनकी नजरें बदल गई। हमारा कसूर एक ही था कि हम वीरभद्र जी के साथ जुड़े, और आज हिमाचल प्रदेश में जितने भी लोग राजा वीरभद्र के साथ जुड़े रहे, तो उनकी प्रताड़ना की, उनको दलील किया, उनके काम नहीं किए या किसी को जोड़ा, तो मुख्यमंत्री का राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, मजबूरी हो सकती है। और मैं राजनीति में सेवा के लिए हूं, राजनीति मेरा व्यापार नहीं है। और जहां आपको घुटन हो, आपका अपमान हो, आपकी जलालत हो, तो एक इंसान के नाते उस आदमी को वहां उस घर में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये सारा संदेश चेंज हुआ है। और ये जो हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है कि 12 से 13 लोग त्याग हुए, इस सरकार के खिलाफत करनी है, मुख्यमंत्री की खिलाफत करनी है। बाहर से इन्होंने राज्यसभा का कैंडिडेट दिया और 12-13 लोगों ने फैसला किया कि हम बाहर के व्यक्ति को वोट नहीं करेंगे। उसमें 3-4 लोग छिटक गए, इसको कहते हैं कि कमिटमेंट करने के बाद भी वो लोग फिसल गए। हमने जो फैसला किया, हमने प्रदेश हित में किया। उस समय लोगों को लगता था कि ये लोग अभी भी सरकार 1.25 साल हुआ है और इसके बाद ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हमने प्रदेश और जो हमने 9 लोगों ने डटकर एक चट्टान की तरह खड़े होकर फैसला लिया। बेशक हमारी सदस्यता चली गई, कुछ लोग बाद में चुनाव लड़े और सारे लड़े, कुछ हारे कुछ जीते, कोई इशू नहीं है, परंतु हमें इस बात का फक्र है, गर्व है कि हमने एक मर्द की तरह लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे। और जो आज प्रदेश की जनता है, ये आज इस बात को महसूस कर रही है कि इन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, ये लड़ाई सही थी। आज प्रदेश की हालत क्या है? पेंशन को पेंशन नहीं मिल रही है, बुढ़ापा पेंशन को पेंशन मिल रही है, ठेकेदारों को अपनी जेब से कर्जा लेके, बैंकों से पैसा लेके काम कर रहे हैं, उनकी पेमेंट्स नहीं हो रही है। प्रदेश पूरी तरह कर्जे में डूब चुका है। लोग इस सरकार के दबाव में आकर, अधिकारी दबाव में आकर, अधिकारियों को गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। और तो छोड़िए, अगर पत्रकारों ने कहीं एक सच्चाई सामने पेश कर दी, कोई ऐसी स्टोरी कर दी कि सच्चाई है कि फाइनेंशियल जो पोजीशन है सरकार की वो पूरी डगमगा गई है, तो उनके ऊपर एफआईआर दो। बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनके साथ जो हिमाचल प्रदेश की जनता की आवाज उठाते हैं, उनके परिवारों पे झूठे मुकदमे हो गए। इसलिए ये मैं जरूर कहूंगा कि शांता कुमार जी पानी वाले मुख्यमंत्री, धूमल जी सड़कों वाले मुख्यमंत्री, और राजा वीरभद्र सिंह आधुनिक हिमाचल को विकसित करने के नाम से जाने जाते हैं, और जयराम जी एक शराफत भरे और एक विकास करने वाले मुख्यमंत्री के नाम से लोगों में चर्चा है। परंतु सुक्खू जी की चर्चा क्या है कि एफआईआर दर्ज करने वाले मुख्यमंत्री, झूठी घोषणाएं करने वाले मुख्यमंत्री, मित्रों की सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री, तो काफी सारे खिताब इन्होंने हासिल किए। और मैं फिर से आपके इस बात को दोहराऊंगा कि सुक्खू जी के साथ मेरा कोई व्यक्तिगत रंजिश, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, पर वो झूठे आदमी है और झूठे लोगों के साथ हमारी बनती है। चलिए राम जी, एक प्रश्न और दिमाग में आ रहा है कि राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि आपकी पॉलिटिकल ग्राफ की जो ग्रोथ है और डाउनफॉल, ये दोनों एक ही धुरी से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में आप क्या? देखिए, ये जो जनता है यही फैसले लेती है, यही किसी को जताती भी है और यही किसी को हराती भी है, और जिसको हराती है उसको दोबारा जताती भी है। एक व्यक्ति
12,000 वोटों से चुनाव हारता है, अगली बार वो 15,000 से जीतता है। तो जनता, देखिए मैं चुनाव हारा और मेरी जो चुनाव में हार हुई है वो प्रदेश नहीं पूरी देश की जनता जानती है कि कारण क्या रहे। मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। हमने कहा कि जिस दिन चुनाव हम इस बार हारे, मैं पहला चुनाव हारा विधानसभा, मैंने कहा कहीं हमारे अंदर कमी रह गई जी। और कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत लगाई, हो सकता है हमारे अंदर कुछ कमी हो, तो मेहनत कर रहे हैं, लोग इस बात को समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं तो इस बात को महसूस करते हैं, साथ करते हैं। जैसे राजेंद्र राणा विधायक के तौर पर पहले लोगों की सेवा करता था, आज वैसे ही है, व्यवहार भी वैसा ही है, काम भी वैसा ही है, सेवा भी वैसे ही है, लोगों की मदद भी वैसे ही है। चुनाव जीतेंगे, चुनाव हारेंगे, हमें इस बात से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आपने। जैसे थे वैसे ही हैं और वैसे ही रहेगा। आपका राजनीतिक कैरियर भले ही अनस्टेबल भी कहा जा सकता है रहा हो, लेकिन आपका जो समाज सेवक राजेंद्र राणा है उसकी ख्याति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं आप लोगों के दिलों में राज करते हैं। और आपका जो लगाव है, लोगों का आपके प्रति जो लगाव है पहले से भी काफी ज्यादा मजबूत हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते देखिए मुझे, जब मैं किसी की सेवा करता हूँ, मैं किसी की मदद करता हूँ, मेरी नजर में वो चश्मा ही नहीं है जिसकी मदद कर रहे हैं, क्या वो मेरे लिए क्या मदद करेगा, क्या मुझे वोट देगा। मेरे लिए वो बीजेपी का आदमी है, मेरे लिए कांग्रेस का आदमी है, किसी जाति का, किसी धर्म का, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है इस व्यक्ति की मदद होनी चाहिए तो हम उसकी मदद कर सकते। सिर्फ एक नहीं, हजारों उदाहरण है जिनकी मदद हुई है और कई लोगों से तो मैं मिला नहीं हूँ। देखिए आजकल के दौर में हम लोग कंप्यूटराइज जमाना है, कि लोगों को लगता है कंप्यूटराइज जमाना है। हम जो कर्म करते हैं, जो ऊपर वाले बैठे हैं नीली छतरी वाले, उनके पास बड़े पहले से ही कंप्यूटर है, वहां लिखा लिखा सब होता है। इसलिए हमें अपने कर्म पर भरोसा है, हमें कोशिश करनी है कि अपने कर्म को ठीक रखें। अच्छा राणा जी, समाज सेवा से मुझे याद आ रहा है कि आपकी ही कंस्टिट्यूंसी में जो घटना घटी थी, ये चौकी के पास ऊबर जगह जहाँ पर एक मंदिर का आदरणीय माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उसको उठाया जाना, लेकिन उसे उठाया नहीं गया। मैं बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, उठाया नहीं गया था। वहां पर मूर्तियों की तोड़ फोड़ भी की गई थी और मूर्तियां नाली में फेंक दी गई थी। तो उसके बाद में आप क्या कहेंगे? क्योंकि उस समय, क्योंकि हम लोगों ने काफी कवर किया था उसको हमारे चैनल में, तो उस समय शायद आप भी पहुंचे थे वहां पे, और जो अभी एमएलए है डॉक्टर बलजीत सिंह राणा वो भी नहीं आए थे। तो क्या वो जो मूर्तियों की तोड़ फोड़ हुई थी वो क्या उचित रहेगी? उसके बारे में आप क्या कहेंगे और उसके बारे में क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि अभी भी टाइम है। देखिए जहां तक मंदिर को डिसमेंटल करने का प्रश्न है और जो घटना घटी है, ये घटना पहले भी मेरे ध्यान में लाई गई थी। लोग जब मैं मिले था तो उसमें भी मिले थे और आदेश आए थे, तो मैंने प्रशासन को कहा था कि इसका प्रॉपर जवाब बना के आप दें। देखिए जहां तक मंदिर का प्रश्न है, माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश है, उसका हम सम्मान करते हैं बिल्कुल, परंतु प्रशासन को भी चाहिए था कि मंदिर की डिसमेंटलिंग करने है तो जहाँ एक हमारी आस्था है, वो मूर्तियां हैं और जिसको हम मूर्ति के रूप में ईश्वर को मानते हैं, तो उनका इस तरीके से बेअदबी के साथ उनको नालियों में नहीं फेंकना चाहिए था। उनको रखते प्रॉपर किसी के वहां गांव वालों के हवाले करते कि इसको जब भी कोई मंदिर आप बनाएंगे तो उसको वहां रख लें। और मुझे लगता है कि प्रशासन को गांव वालों के जो डिस्प्यूट था कई दो पार्टीज में, तो उसको मिल बैठकर सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए थी और हाई कोर्ट में उसका जवाब देना चाहिए था। परंतु जहां तक बेअदबी का प्रश्न है, मूर्तियों के साथ जो बेअदबी हुई है वो गलत हुई है। जहां तक आपने कहा कि स्थानीय विधायक और मेरा ना पहुंचना, मैं तो वैसे ही आउट ऑफ स्टेट था। अच्छा, उस समय मैं राज्य के बाहर था और स्थानीय लोग वो जो थे जिन्होंने मुझे बताया गया टेलीफोनिकली, वो माननीय हमारे जो लोकल विधायक हैं उनको भी मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, मैं इसको सबको मामले को हैंडल कर लूंगा।
और हो सकता है कि लोगों ने उन पर विश्वास किया हो कि यह मामला हो जाएगा, सेट हो जाएगा, क्योंकि लोकल विधायक की कहीं ना कहीं प्रशासन पे दखल तो रहता ही है। तो मुझे लग रहा है कि ये हैंडल ठीक तरीके से नहीं हुआ, ना राजनीतिक तौर पर, ना प्रशासनिक तौर पर, और बेअदबी का प्रश्न खड़ा होता है। तो इसके बारे में क्या आप कुछ कार्यवाही करवाना चाहेंगे सर? देखिए, तो स्थानीय लोगों को तय करना है, परंतु जहां तक आस्था का प्रश्न है, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। प्रशासन को इस तरीके से मूर्तियों की बेअदबी नहीं करनी चाहिए। फिर भी चलिए, हम आपसे उम्मीद करते हैं इस चैनल के माध्यम से उबक की पूरी जनता के तरफ से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस बारे में विशेष संज्ञान जरूर लें। इसमें क्या हो सकता है? मैंने स्थानीय लोगों से कहा भी था कि मैं आ गया हूँ वापस, अगर आप चाहें तो मैं आपको, और नहीं भी है तो आप कहीं उचित स्थान लेके मंदिर और कहीं बनाना चाहते हैं तो हम भी उसमें सब लोगों को सहयोग करेंगे, लोगों की आस्था करेंगे। जी, शुक्रिया। अच्छा, राजेंद्र नगर जी, मैं अब सचो सिख तरफ पढ़ता हूँ। इस समय अभी होली मेला हुआ है यहाँ पर, सुजानपुर की काया पलट हो गई है, बहुत जबरदस्त सौंदर्यकरण किया गया है। और सौंदर्यकरण के साथ साथ मतलब जैसे हम सुजानपुर में घुसते हैं बहुत अच्छा सा लग रहा है। जगह जगह अच्छी अच्छी चीजें लगा दी गई हैं, हमीरपुर के जैसे, हमीरपुर से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया गया है। और साथ ही इस बार होली का जो सुजानपुर फेस्टिवल है, राष्ट्रीय की जगह अंतर्राष्ट्रीय घोषणा कर दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है या हो जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि सौंदर्यकरण शायद आपके टाइम में हो सकता था या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो इसके बारे में आप बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पता भी लगना चाहिए। देखिए, पहले तो अगर सौंदर्यकरण हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय दर्जा होली फेस्टिवल को दिया है तो मैं इसका स्वागत करूंगा। जहां तक सुजानपुर में चौगान के इर्द गिर्द तो मैं आपको बता दूं, आरटीए का जमाना, मैंने जो ईओ है, कमेटी का जो ऑफिस है, उसमें एक चिट्ठी लिखी थी मैंने कि मुझे बताया जाए कि ये डीपीआर इस प्रोजेक्ट की कब बनी, कितने अमाउंट की बनी थी, कब सबमिट हुई थी, और ये अमाउंट कब सेंक्शन हो गया है। तो मैं बता दूंगा कि 2023 में जब मैं विधायक था, उस समय मैंने यही अजमेर से ईओ थे, मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा एक तो पार्किंग चाहते हैं, सौंदर्यकरण चाहते हैं, और वहां के जहां भी जगह है तो वहां गाड़ियां खड़ी करने की व्यवस्था बन जाए। और दूसरा मैं चाहता हूं कि महाराजा संसार चंद की ये नगरी है, तो जब भी कोई बाहर से, हमीरपुर की तरफ से या कांगड़ा की तरफ से कोई स्वयं पर शहर में प्रवेश करे, तो उस प्रवेश द्वार पर एक द्वार लगना चाहिए, ताकि अनुभूति हो आने वाले को कि कोई हम किसी महाराजा की नगरी है। और इसकी जो है पार्किंग की यहाँ टाइलें लग रही है, इसकी डीपीआर 1,10,00,000 कुछ अमाउंट की जो है वो तैयार हुई, जो कि मेरी चिट्ठी के जवाब में है। और ये जो अमाउंट है, जो डीपीआर है, ये हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्रालय को गई, अर्बन डेवलपमेंट, और उसमें से 1,10,00,000 में से ये 80 लाख रुपया मात्र जो है वो पार्किंग का पैसा, जो हम जेब चाह रहे थे वो नहीं। और पार्किंग का तो जब भी आप डिमांड करेंगे, आपके पास जमीन हो तो पार्किंग का पैसा सरकार, कोई भी सरकार वो देती है। तो ये 80 लाख रुपया पार्किंग के लिए आया, ये 20 फरवरी 2024 को पैसा यहाँ आ गया। इसकी मैं चिट्ठी मेरे मोबाइल पे है, मैं आपको भी दे सकता हूँ। और 2024 में फरवरी महीने में विधायक रिजर्व नहीं था, ये मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने तैयार कराया। आप हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी चुनाव क्षेत्र में चले जाओ, सरकार किसी की भी हो, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, विधायक होता है, उसका विजन होता है कि मैं अपने इलाके में क्या करना है, क्या मैंने डीपीआर तैयार करनी है, क्या प्रोजेक्ट बने, कहां से पैसा लेके आना। आपने कहा कि सुंदर, ये जो 15वां वित्त आयोग, पे कमीशन नहीं, वित्त आयोग जो है, इसमें से केंद्र सरकार ने सुजानपुर के लिए लगभग 3 करोड़ से प्लस पैसा दिया हुआ, इसमें नहीं,
ये पहले का है, पहले का, अभी नहीं है, पहले का है, जिसके शिलान्यास मैंने किए और ये सेंटर का पैसा है। और किसी को शक हो तो वो जाके इसमें कमेटी के दफ्तर में आके ले सकता है, वैसे पूछ सकता है। ये वो पैसा है, इसमें प्रदेश सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये बॉडियों के सुंदरीकरण के लिए और दूसरे छोटे छोटे कामों के लिए आया, इसका पैसा लग रहा है। अगर इसमें कहें कि इस सुंदरीकरण में कोई प्रदेश सरकार का योगदान नहीं है, प्रदेश सरकार की तरफ से पैसा सिर्फ पार्किंग के लिए आया, क्योंकि मैंने डीपीआर तैयार कराई। तीसरी बात कि लोकल विधायक इस बात को क्लेम करते हैं कि मैंने सुजानपुर से संभोल जो है वो रोड जो है वो सेक्शन करवा दिया। तो मैंने अगर ये जो सड़क है ये 2023 में जब बरसातों में बहुत बड़ा डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में आया अगस्त महीने में, और सड़क की दुर्दशा हो गई, तो मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाया, मीटिंग करी। मैंने कहा इस रोड की दशा बहुत खराब हो गई है, तो इसको कैसे किया। कई लोगों ने सुझाव दिया कि आप इसको एमएलए प्रॉपर्टी में डाल दो। तो जब डीपीआर तैयार होने लगी तो ये डीपीआर थी लगभग 50 करोड़ से ज्यादा अमाउंट की। तो मैंने कहा 50 करोड़ रुपए एमएलए विधायक निधि से दे देंगे तो सारा पैसा यहीं लग जाएगा, किटी खत्म हो जाएगी। तो ये जो डीपीआर है मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बोल के सीआरएफ में तैयार करवाई, और अनुराग ठाकुर जी के माध्यम से ये परस्यू भी हुई, और ये पैसा जो है सेंटर से है 40 करोड़ 10 लाख। इसमें ना प्रदेश सरकार का कोई योगदान है ना स्थानीय विधायक का योगदान है। इसलिए अभी तक जितनी सड़कें के लिए पैसा आ रहा है, जो मैंने स्कीमें डाली थी, एमएलए प्रॉपर्टी में डाली थी, वो आ रही। वैसे भी कल को आप विधायक बन जाए, कोई भी विधायक, जो नया विधायक बनता है पहले साल तो स्कीमें डालता है, और वो स्कीमें जब डलती हैं उनको आते आते 3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। तो ये रूटीन है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलने वाला है। और जहां तक आपने प्रश्न किया तो उनका मैंने जवाब दिया। हाँ, किसी भी व्यक्ति को शक हो मेरी बात पे तो वो जाके आरटीआई में प्रोफेशनलिस्ट पे वैसे भी पूछ सकता है, और मेरे को आकर मिल सकता है कि राणा जी आपने झूठ बोला है। चलिए राणा जी, बहुत अच्छी बात है। तो फिर भी आपने एक चीज क्या इसी चीज को माना कि सुजानपुर के सौंदर्यीकरण से जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उससे आप बहुत खुश हैं। एक बात मैं भूल गया कि होली फेस्टिवल मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कर दिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ, परंतु इसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा। 2014 में जब राजवीर सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय विधायक होने के उससे पहले मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन। उसमें मैंने डिमांड करी, बहुत सारी डिमांडें पूरी होगी। एक डिमांड मैंने अंतर्राष्ट्रीय इसको होली को अंतर्राष्ट्रीय घोषित करने की मैंने करी, और राजवीर भद्र जी ने करी घोषणा, उसको मैंने फॉलो भी किया। घोषणा हो गई तो उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई, और नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुई, जब मैंने फॉलो किया तो जो सरकार है, मैंने कहा कि शिवरात्रि जो है इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल का दर्जा मिला हुआ है, तो भाई नोट इन सुजानपुर होली फेस्टिवल, तो कहीं भी कोई नोटिफिकेशन इसकी नहीं मिली। और प्रशासन ने, सरकार के जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि ये बरबली हुई है, दर्जा जो है वो इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इसकी नोटिफाई कर दे, हम इसका स्वागत करें। मेरा दुरुस्त है। चलिए, पूरी बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न में लगभग समापन के ओर में, क्योंकि अभी आपको जाना भी है, कहते रहते हैं आप कि अभी तो थोड़ी आप पूरे हिमाचल की राजनीति पर पैसा बहुत हावी होता जा रहा है। चाहे आप तो पहले से हावी थी, लेकिन अब पैसा भी काफी हावी होता जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, अभी भी हिमाचल प्रदेश के चुनाव बहुत थोड़े खर्चे में हो जाते हैं, जबकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा खर्चा चुनाव में होता है। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ जनता को सहयोग करना चाहिए। जितने ज्यादा आप लोग चुनावों पे पैसा खर्चेंगे, उतनी ही गलत प्रैक्टिस जिसको करप्ट प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, और चुनाव जो है फेयर होना चाहिए। हमने भी अभी चुनाव लड़ा है, और मेरे चुनाव में तो कमाल की बात है कि हमारे परम मित्र आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने तो पुलिस को ही यहाँ पर शराब बांटने में लगाया होता, और एक डीएसपी तो अनऑफिशियली मेरी गाड़ियों को दिन में 2-2 बार चेक करते रहे।
और आखिर वाले दिन तो मेरे घर ही पहुंच गए, बाहर गाड़ी खड़ी करके। और अभी वो रिटायर हुए, और अब तो सुखू जी ने उनको इनाम दिया कि आपने सुरैनपुर में जाके बहुत अच्छा काम किया है, उनको एक्सटेंशन दे दी। तो इस तरीके से इस बार का जो चुनाव हुआ और सरकार की तरफ से जो जिसको कहते हैं सरकारी मशीनरी और सब चीजों का दुरुपयोग हुआ, और जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री ने इस बार रखी, मुझे लग रहा है कि हमारे लोगों के ऊपर आरोप लगा दिए कि आप पैसा खा गए, बिक गए। तो ये कोर्ट में इन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। पुलिस ने हमें 6-6 घंटे वहां पर बैठा के रखा, 8-8 घंटे बैठा के रखा, मेंटली टॉर्चर करते रहे। मामला ये तो कोर्ट में है, पर मेरा कहने का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी बातें नहीं थी जो अब शुरू हो रही है। तो इस बात की, चलो पॉलिटिशियन हो चाहे समाज को, चीजों को कंट्रोल करें। अच्छा राणा जी, वैसे तो आप हमेशा व्यस्त रहते हैं समाज सेवा में, सुबह से शाम तक आप जगह जगह जाते हैं, व्यक्ति विशेष से मिलते हैं। तो अगले इलेक्शन यानी 2027 की कुछ विशेष तैयारी? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस सरकार की गाड़ी जो है, 40 सीटर जो बस है, इस गाड़ी के बस के स्टेयरिंग पे जो ड्राइवर बैठे हैं, जिस गाड़ी को हाँक रहे हैं, वो इतने जोर से जगह जगह एक्सीडेंट ठोक रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस को ये पायलट जो है इतने तरीके से, जिसको कहते हैं डेंट मारेगा, कि जो हाल दिल्ली में हुआ वही हाल हिमाचल प्रदेश में होने वाला है, जहां दिल्ली में कांग्रेस की 67 सीटों पर जमानत जब्त हुई है, 3 पे मात्र जमानत बची है। इंतजार करिए, लोग इंतजार कर रहे हैं। और कांग्रेस की जो दुर्दशा है, वो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष में ये जो कांग्रेस मुक्त भारत करने का जो नारा था, वो साकार होता दिख रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा राणा जी आपसे बात करके, और वैसे तो बहुत सारी हैं, फिर कभी करेंगे और आपका विशेष आपसे वक्त और लेंगे। आपका स्वागत है। और बहुत अच्छा लगा, और आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, देवभूमि मेरा न्यूज चैनल के लिए आपने टाइम निकाला। और दर्शकों, मैं तो यही कहूंगा कि राजेंद्र राणा के जो विचार हैं और समाज सेवा के जो गुण हैं, उनसे आप ही प्रेरित होंगे और आपको प्रेरणा देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ राजेंद्र राणा जी का धन्यवाद के साथ दर्शकों, मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, देवभूमि प्रणाम एंड जय।